हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हमने कल जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कल हमने एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने कल उसकी फर्स्ट क्लास ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जहां कल हम लोगों ने छोड़ा था। ठीक है, तो हम लोग बच्चों मेरे हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं और हमने कल उसकी फर्स्ट क्लास ली थी। तो बच्चों कल जो हमने पढ़ा है मैं एक बार आपको बता दूं कि हमने क्या क्या कल पढ़ा था और मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूं कि एशिया है कहां पर और हमने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों थोड़ा सा आप बस मुझे टाइम देंगे, मैं आपको एक एशिया का अच्छा सा जो है आइलैंड जो क्या कहते हैं इसका एक अच्छा सा मैप बना के दिखाता हूं। ठीक मेरे बच्चों, एक सेकंड। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमारा कुछ इंडिया इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारा कुछ क्या कहते हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और यहां पर हमारा कुछ छोटे छोटे बच्चों आइलैंड है ऐसे करके। यहां पर मैंने कल आपको कुछ छोटे छोटे आइलैंड पढ़ाए थे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से फैले हुए कुछ आइलैंड है आपको मिलेंगे यहाँ पर छोटे छोटे से। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको जापान मिलेगा, ये आपको जापान का आइलैंड मिल जाएंगे इस तरीके से 4। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा कुछ एशिया है। ठीक है, यानी एशिया महाद्वीप है। तो हमने कल एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ के जो कंट्री हैं यानी यहाँ के ये वाले जो कंट्री हैं जिनको दोस्तों साउथ ईस्ट कंट्री भी बोलते हैं, साउथ ईस्ट कंट्री यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देश। कौन कौन से, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है। ठीक है, फिर इसी में मैंने आपको सॉरी ब्रुनेई पढ़ाया, डिमोर लेस्ते पढ़ाया। तो ये मैंने आपको कल 5-6 कंट्री पढ़ाए। ठीक है, फिलीपींस हो गया, फिलीपींस मैंने कल आपको पढ़ाया। तो कल हमने यहाँ के कुछ छोटे छोटे कंट्री के बारे में हमने दोस्तों पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, आज हम लोग जो बच्चों पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों यहाँ के कंट्री। जैसे यहाँ पर आपको कौन कौन से कंट्री मिलेंगे, जैसे आपको लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है। इन कंट्रियों के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने यहां पर दोस्तों क्या है ये जो कंट्री है, ये जो कंट्री है कल हम लोगों ने इन कंट्रियों के बारे में पढ़ा था और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। एक सेकंड बच्चों थोड़ा सा वो भी मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है और अभी तक कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था। तो आज हम लोग यहाँ पर यानी ये जो कुछ देश हैं यहाँ पर छोटे छोटे हम लोग उनको पढ़ने जाएंगे। और मैं आपको एक बता दूं, जैसे कि जो ये जो कंट्री हैं, जितने भी ये जो कंट्री हैं, जैसे चाहे लाओस ले लीजिए, चाहे वियतनाम ले लीजिए, चाहे थाईलैंड, चाहे कंबोडिया, म्यांमार, और चाहे आप ये इधर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, ब्रुनेई, फिलीपींस, इस तरीके की जो भी कंट्री हैं ये सब, इन सब कंट्रियों को साउथ ईस्ट कंट्री बोला जाता है यानी दक्षिण पूर्वी देश और एशियाई देश बोला जाता है। ठीक है, इंडिया भी हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आता है, लेकिन हम लोग अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारे भी दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, तो इस वजह से इनको दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हम लोग बोलते हैं अपने पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कल हमने यहां पे पढ़ा। तो आज हम लोग इसको यहां पे पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको उसको मैप में कैसे है, किस तरीके से है उसको देखेंगे, फिर देन हम उसमें एक एक चीजें लिखना चुनेंगे। तो बच्चों जो भी आज पहली बार क्लास जुड़ा है उसको यहां से भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस कल आपको क्लास देख लेनी है। और हाँ, मेरे साथ एक काम आपको करते चलना है, जो भी चीजें मैं लिखता हूं आपको लिखते चलना है, जो भी चीजें मैं जैसा लिखाऊं आपको एज इट इज वैसा ही लिखते चलना है। आपको एक नोटबुक बनानी है अपनी और उसमें लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आप लोग भी जैसा भी मैं बनाऊंगा आपको वैसा बनाते चलना है, जैसा मैं लिखूंगा लिखते चलना है, इसको मत बनाइएगा। ठीक है, बाकी जो अब है
तो बच्चों हम लोग यहाँ के जो है कंट्री वो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको जो कंट्री पढ़ाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर एक कंट्री को सेंटर बना के उसके चारों तरफ 4-5 कंट्री पढ़ा देंगे। जैसे कि मैंने आपको यूरोप में करके दिखाया था कि मैंने आपको जर्मनी को सेंटर बनाया और उसके चारों तरफ जो 9 कंट्री थे, मैंने 9 कंट्री के बारे में पढ़ लिया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंट्री बनाएंगे। देखिए मैं अभी आपको यहाँ पर पहले एक ऐसे बनवा दे रहा हूं, फिर मैं आपको यहां पर भी दिखा दूंगा कौन सा कंट्री कहां पर। पहले यहां पर समझे, ठीक है। मैं बीच में दोस्तों जिस कंट्री को सेंटर बना रहा हूं उस कंट्री का नाम है लाओस। क्या नाम है? लाओस। लाओस, ठीक मेरे बच्चों, इस कंट्री का जो नाम है वो है लाओस। अगर आप लाओस के आप अपने एटलस में देखेंगे, अपने एटलस खोल के रख लीजिएगा अपने टेबल के सामने। एटलस जैसे कि इस बुक का नाम होता है बच्चों मेरे, इस बुक का नाम होता है एटलस। इसमें जो एशिया महाद्वीप होगा, एक सेकंड, जो एशिया महाद्वीप होगा उसको खोल के अपने एटलस के सामने रख लेना। पॉलिटिकल वाला पार्ट खोल के रख लेना है और उसमें जो भी चीजें मैं बना रहा हूं उसको देखते चलना है। मैं यहां पर भी बना दूंगा, लेकिन जिनके पास है एटलस वो खोल के रखेंगे। तो ये मैंने आपको बच्चों, मैंने लाओस को सेंटर बनाया और लाओस के अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपके नॉर्थ में यहां पर एक आपको कौन सा कंट्री मिलेगा, वो है चाइना यानी चीन। इसके अगर आप इधर ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपको यहां पर एक कंट्री मिलेगा जिसका नाम है वियतनाम। क्या नाम है? वियतनाम, ठीक है। देन इसके बाद इसके साउथ में अगर जो कंट्री देखेंगे तो उसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया ऐसे भी लिख सकते हैं, कंबोडिया, ठीक है। इसको वियतनाम, ठीक है। यहां पर एक आपको कंट्री मिलेगा बच्चों मेरे जिसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड का नाम सुनकर हर बच्चे के चेहरे पे चमक आ जाती है, ठीक है, और वो वही जाने जिनके चेहरे पे चमक आती है। थाईलैंड के बाद यहां पर एक कंट्री है उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, ठीक। थाईलैंड को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, म्यांमार को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक मेरे बच्चों। तो हम अगर बात करें तो अगर हम लाओस को सेंटर बना लें तो लाओस को अगर हम सेंटर बना के पढ़े तो हमको 5 कंट्री के बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे। किन किन के बारे में? चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। तो इन 5 कंट्री के बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे। तो हमें एक चीज ये भी पता चल रहा है कि ये जो लाओस है, इनसे जितने भी ये जो कंट्री है, यहां पर जितने भी कंट्री यहाँ के, मैं जहां पर ये गोला बना है, यहां के जितने भी कंट्री हैं वो लाओस से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये कॉमन कंट्री है इन सबके बीच में, इन सबके बीच में ये कॉमन कंट्री है। कॉमन कंट्री इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। यानी अगर हम लाओस से ईस्ट जाएं या वेस्ट जाएं या साउथ जाएं या कहीं भी जाएं, हम किसी ना किसी देश में टच जाएंगे, हम किसी बॉर्डर बॉडी में नहीं जाएंगे, हम किसी बॉर्डर बॉडी में नहीं जाएंगे। ये चीजें आपको देखते चलना। यानी हमें एक चीज ये भी देख सकते हैं कि लाओस जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। लाओस जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी सीमा अवरुद्ध देश है, यानी चारों तरफ से किसी ना किसी देश से घिरा हुआ है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप चारों तरफ इसके कोई ना कोई देश है। जब इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश है तो ये दोस्तों इस समुद्र से सीमा कैसे साझा करेगा। मैं यहां पर आपको एक चीज ये बताना चाह रहा था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में लाओस एकमात्र देश है जो लैंडलॉक कंट्री। मेरे शब्द को ध्यान रखिएगा, एकमात्र देश है दक्षिण पूर्वी एशियाई में देशों में एकमात्र। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की बात मैं कर रहा हूं, पूरे एशिया का नहीं, दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी यहां पर ये जो इंडिया से लेकर ये जो यहां जापान से लेकर ये इधर के सब जितने भी इनको दक्षिण पूर्वी एशिया देश हैं, इस जापान को छोड़ दे, ये जितने भी देश हैं, ये यहां पर ये सब देश, इनको देखा जाए तो इनमें इंडिया को भी इंक्लूड कर ले और इधर के सारे देशों को इंक्लूड कर ले। तो अगर हम बात करें तो यहां पर एकमात्र जो कंट्री है लाओस, वो लैंडलॉक कंट्री है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा लाओस लैंडलॉक कंट्री। क्यों? क्योंकि इसके आसपास आप देखिए 4-5 कंट्री हैं और चारों 5 ही अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और चारों 5 इससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए जो लाओस है ये एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। कहां का? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का। मैं अभी लिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इस चीज को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मैं ये चीज आपको जानना चाह रहा था।
ठीक है मेरे बच्चों, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जो लाओस है, मैं 3-4 बार क्यों बोल रहा हूं, जोर मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में एकमात्र कंट्री ऐसा है लाओस जो सीमा अवरुद्ध या लैंडलॉक कंट्री है। यानी अगर हम बात करें कि लाओस से अगर हम नॉर्थ में जाए तो किसी दूसरे देश में चले जाएंगे, सागर में नहीं जा रहे हैं। लाओस से अगर हम पश्चिम में जाएं, सॉरी पूरब में जाएं, तो हम वियतनाम नामक देश में जा रहे हैं, लेकिन कोई सागर में किसी पानी वाले नहीं। इसके साउथ में जाएंगे तो हम भी कंबोडिया पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पर कोई हम सागर में नहीं प्रवेश कर रहे। थाईलैंड में अगर हम बात करें, अगर हम इसके साउथ वेस्ट की बात करें यानी दक्षिण पश्चिम की बात करें तो थाईलैंड है, लेकिन हम इसके कहीं सागर में नहीं जा रहे। इसी तरह इधर तो देखो लैंडलॉक कंट्री की अगर हम परिभाषा बताएं दोस्तों, अगर एक तरीके से बोले तो कोई भी ऐसा देश जिस देश की बाउंड्री से निकलने के बाद अगर आप समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र यानी महासागर या कोई ओशियन बॉडी में जा रहे हैं, तो वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस देश के बॉर्डर को पार करके किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, चारों तरफ बात करेंगे साउथ से लेकर ईस्ट वेस्ट चारों तरफ से, अगर किसी भी तरफ से अगर हम जा रहे हैं और उसमें कोई दूसरे देश में प्रवेश करें तो वो लैंडलॉक कंट्री हमेशा होगा। इस चीज को याद रखिएगा। यानी लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, किसी दूसरे देशों से चारों तरफ से घिरा हो। लैंडलॉक कंट्री क्या होगा, जो किन्हीं दूसरे देशों से चारों तरफ से घिरा हो, वो क्या होगा, लैंडलॉक कंट्री। लैंड मतलब क्या होता है, स्थल होता है, लॉक मतलब घिरा होना। यानी लैंड से जो कोई लैंड है या कोई स्थल है जो चारों तरफ से किसी दूसरे लैंड से घिरा हो, उसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। अगर उसकी सीमा सागर से टच होती है तो वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो यानी अगर हम इस देश के से बॉर्डर पार करेंगे तो हमें कोई ना कोई स्थल वाला भाग मिल रहा है, हमें कोई पानी वाला भाग नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है और ये डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, और अब हम एक एक कंट्री के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको इस तरीके से आपको देखेंगे तो यहां पर आपको क्या है, यहां पर आपको इस तरीके से थाईलैंड दिख जाएगा। ठीक है, सॉरी ये क्या कहते हैं, लाओस दिख जाएगा। यहां पर इधर इसकी वियतनाम है, नीचे इधर आज बात करेंगे तो कंबोडिया है। यहां इस तरीके से अगर बात करें थाईलैंड है, यहां पर म्यांमार है और ऊपर यहां चाइना है। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं, देखिए मैं लिखना चाहूं, एक सेकंड मेरे बच्चों, मैं रेड पेन का यूज कर लूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए। देखिए मैं अगर लिखना चाहूं तो देखिए ये लाओस, एल फॉर लाओस, वी फॉर वियतनाम मैं इसको यहां वियतनाम लिख दे रहा हूं, वियतनाम। ठीक है, यहां पर सी फॉर कंबोडिया और ये टी फॉर थाईलैंड और एम फॉर म्यांमार और सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना। तो आप देखिए चारों तरफ से ये किसी न किसी स्थल से घिरा हुआ है। इसलिए क्या है, समुद्र से नहीं बॉर्डर टच कर रहा है, इसीलिए ये लैंडलॉक कंट्री है। तो देखेंगे एल फॉर लाओस, सी ऊपर चाइना, इधर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। याद हो गया, दिमाग में आ गया ना, छप गया ना। देखो 3-4 बार 5 बार रिपीट करेंगे, हमको ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएगी। यही मेरा पर्पस है, चीजें नोट करके उसको कॉपी में बंद कर लेना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है हमें चीजें याद हो, हमारी समझ डेवलप हो, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हम चीजों को अच्छे से सीख पाएं, दूसरों को बता पाएं, ऐसे होता है। ठीक है, और मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग ज्योग्राफी को सीखें, इंजॉय करें, ना कि उसको बैडन की तरह उसको कॉपी में नोट करते हुए एक बड़ी सी कॉपी बना ले, नोट बना ले और फिर वो आपके लिए बोझ बन जाए कि फिर से कैसे रिवाइज करें। तो वो नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियरली आपको क्लियर है। ये डायग्राम आपको बनाना है, इस पे आपको फोकस नहीं करना है। ये सिर्फ मैंने आपको अपने लिए, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ये वाला आपको अपने एटलस में आपके मिल जाएगा। आप जब अपना एटलस खरीदेंगे, जिनके पास नहीं है वो यहां देखता चलेगा और जिनके पास है वो अपने एटलस में भी देखेगा और यहां पर भी देखेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको ये वाला जो डायग्राम है उसको बनाना है। ये डायग्राम बनाइए फटाक से, या स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये डायग्राम बनाइए। चलिए नेक्स्ट बात करें बच्चों मेरे, अब हम बात करेंगे एक एक कंट्री की बात करेंगे। ठीक है, एक एक कंट्री की बात करेंगे, यानी लाओस को देखेंगे, फिर हम लोग इधर वियतनाम को देख लेंगे, कंबोडिया, चाइना को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग बता इसलिए दिए क्योंकि चाइना भी इससे बॉर्डर टच कर रहा है। कभी आपको पूछ ले तो याद रखना, इसीलिए जो थाईलैंड है, थाईलैंड को चाइना क्यों अपना भाग मानता है, आपको पता होगा थाईलैंड में। ठीक है, चलिए बात वो हिस्ट्री की बात है, लेकिन हम फिर वहां पर चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो अब हमने ये मिटा रहा हूं और एक एक कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भाई बच्चों। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे लाओस, लाओस कंट्री की हेडिंग डालेंगे, वहीं से जो पुराने बच्चे जो पिछली कल की क्लास देखी थी उसी से कंटिन्यू आगे करते चलेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद यहां से नीचे लिखना शुरू करेंगे। तो हमारा जो कंट्री है नेक्स्ट वो है लाओस। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, लाओस।
ठीक है, ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको एक भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने दूंगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। इसकी कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब राजधानी, यानी इसकी हर देश की राजधानी कोई ना कोई होगी। राजधानी, देखो राजधानी मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग राजधानी का सिर्फ रट लेते हैं। राजधानी दोस्तों क्यों हम लोग उसको ही इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? देश में तो कई सारे प्लेस होते हैं ना, उसमें हम उनको क्यों नहीं पढ़ते? राजधानी क्या होता है दोस्तों ना, हर देश का अपना प्रशासनिक, न्यायिक और क्या कह सकते हैं, और विधायी जो ये कार्य होते हैं, इनका हेडक्वार्टर होता है राजधानी में। यानी उस देश की जो भी प्रशासनिक कार्य है, जो विधायिक कार्य है, वो जो न्यायिक कार्य है, वो उस देश की राजधानी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको उस देश की राजधानी में मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर कोई भी प्रशासनिक कार्य है, हेडक्वार्टर है, कोई भी विधायिक हेडक्वार्टर है, या कोई भी प्रशासनिक हेडक्वार्टर है, या कोई न्यायिक हेडक्वार्टर आपको उस कंट्री उस पूरे देश में उसके किसी भी शहर में नहीं मिलेगा, लेकिन जो राजधानी होती है उसमें जरूर मिलेगा। इसीलिए उसको राजधानी बोला जाता है, क्योंकि वो मुख्य केंद्र होता है। जो भी बाहर से लोग आएंगे उसकी राजधानी में जरूर जाएंगे, इसलिए राजधानी का इंपॉर्टेंट होता है राजधानी, इसलिए उसको राजधानी बोलते हैं। उसको एक अलग शब्द से हम लोग डिनोट कर देते हैं, ताकि उसकी स्पेसिफाई, उसकी विशेषता हमें पता चल पाए। क्या विशेषता है? यानी वहां पर उस देश का प्रशासनिक हेडक्वार्टर होगा, उस देश का जुडिशियल हेडक्वार्टर होगा, उस देश का एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर होगा। तो इस वजह से उसको राजधानी, उसको एक स्पेसिफिक शब्द से डोनेट कर देते हैं, ताकि हमें पता चले। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग राजधानी शब्द क्यों बोलते हैं, या उस देश की, हर देश को, पूरे देश में कोई और शहर ना पढ़ के सिर्फ उसको ही क्यों पढ़ते? रीजन यही होता है, क्योंकि आप अगर मान लो जाएंगे, आप अगर थाईलैंड जाते हैं, तो आप अगर थाईलैंड जाएंगे तो आप मान लो किसी शहर में जाएंगे, लेकिन अगर थाईलैंड में कोई राजदूत जाए, या कोई जाए, या कोई उसका, जैसे हमारा हेडक्वार्टर, जैसे हम हैं, ठीक है, जैसे हमारा देश है, तो हमारे देश का जो भी हेडक्वार्टर होगा, यानी जो भी राजदूत होंगे, वो किसी अगर देश में होंगे तो उस देश की राजधानी में होंगे। जैसे अमेरिका में होंगे तो अमेरिका की जो राजधानी न्यूयॉर्क है, ठीक है, उसमें होंगे, नहीं सॉरी वाशिंगटन डीसी है, तो वाशिंगटन डीसी में हमारा क्या होगा? हमारा विदेशी राजदूत होगा। यानी जो हेडक्वार्टर है, जो हमारा विदेश में जो हेडक्वार्टर होगा, वो कहां पर होगा? वो वाशिंगटन डीसी में होगा। क्यों? क्योंकि वहां की राजधानी में रहेगा हर चीज। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। चीजों को सीखते चलेंगे, चीजों को जानते चलेंगे, हर चीज क्या होता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे बस, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ेंगे बच्चों लाओस, यानी कैपिटल की अगर हम बात करें, इसकी क्या नाम है? वियंतियाने। हिंदी में नहीं लिखेंगे बच्चों इसको। मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां के शब्द जो हैं वो आप इंग्लिश में लिखें तो ज्यादा आपको सुटेबल लगेंगे, ज्यादा आप बोल पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। आपको जो तुक्का ट्रिक जो लगाते हैं वो इंग्लिश में अच्छे से लगाते बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है मेरे बच्चों वो है वियंतियाने। क्या है दोस्तों? VIENTIANE, वियंतियाने, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है वो है वियंतियाने। लाओस की कैपिटल वियंतियाने। नेक्स्ट बात अगर हम बात करें तो हमने एक इसमें शब्द क्या लिखा है? इट इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री। तो ये भी लिख लीजिए, इट इज अ लैंड लॉक कंट्री। यानी यह एक सीमा अवरुद्ध देश है। यानी यह क्या है? एक सीमा अवरुद्ध देश। और इस चीज को भी याद रखिएगा कि ये दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो लाओस क्या है? इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक। याद हो गया, समझ में आ गया, 2-3 बार हमने रिवाइज कर दिया। चलिए नेक्स्ट कंट्री की ओर हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट कंट्री का जो नाम है, देखो चाइना हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। चाइना अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चाइना को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जान लिए कि लाओस से ये बॉर्डर टच करता है। देन इसके बाद हम ये वाला कंट्री पढ़ेंगे, यानी वियतनाम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और यहां पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ लोकेशन देखना है और उस कैपिटल, उसकी राजधानी देखते हुए चलना है और आगे बढ़ जाना है। और हमें इसमें ज्यादा PhD या ज्यादा शब्द को ढूंढने की जरूरत, जहां पर होगी वो मैं आपको खुद कराऊंगा, आपको टेंशन लेनी वाली बात नहीं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आप लोग बस उतना करते चलें। नेक्स्ट जो कंट्री है मेरे बच्चों उसका नाम है वियतनाम। क्या नाम है? ठीक है, क्या होगी स्पेलिंग? ठीक है, वियतनाम, ठीक है, ये हाँ ये होगी। तो वियतनाम, ठीक, वियतनाम, ठीक। तो ये है कोई वियतनाम। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल तो एक सेकंड, सॉरी मेरे बच्चों, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल तो आप सबकी को पता होगा, कैपिटल तो शायद ही पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। कैपिटल यानी इसकी राजधानी जो है वो हनोई है। क्या है बच्चों मेरे?
हनोई, HANOI, हनोई, ऐसे भी लिख लेंगे हिंदी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हनोई, ये रहा हनोई। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। और ये आपको कहाँ मिलेगी मेरे बच्चों? ये आपको, मैं आपको लोकेशन भी दिखाते चलता हूँ, ये आपको यहाँ पर मिलेगी। ब्लैक पेन से नहीं बनाता हूँ मैं, आपको ब्लू पेन से बनाता हूँ। ये आपको यहाँ पर मिलेगी, ऊपर की साइड में, यहाँ पर आपको, यहाँ पर हनोई जो है कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, एक एक चीज को जानते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट कंट्री वियतनाम हो गया। और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक सागर है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सागर है? तो मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर पैसिफिक सागर है। यहाँ पैसिफिक सागर के अंदर भी कई छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट चाइना सागर। तो ये आपको अभी मैं बाद में जब वाटर बॉडीज पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक एक सागर के बारे में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बस आपको इतना देखते चलना है। नेक्स्ट जो कंट्री है, देखिए हम लोग इधर से चलना शुरू किए हैं तो हम लोग इधर से आएंगे। तो वियतनाम के बाद नेक्स्ट जो कंट्री, सी फॉर मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों मेरे? कंबोडिया पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मेरे बच्चों? कंबोडिया। कंबोडिया, कंबोडिया हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे, ऐसे, कंबोडिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो कंबोडिया, कंबोडिया की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल जो है वो नोम पे है। नोम पे, नोम पे, 2-3 बार बोलेंगे, नोम पे, कंबोडिया, नोम पे, कंबोडिया, नोम पे, कंबोडिया, नोम पे, 2-3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है मेरे बच्चों, इसकी जो कैपिटल है यानी इसकी जो राजधानी है मेरे बच्चों, वो क्या है? वो नोम पे। अब एक चीज आपको याद रखना है कि नोम पे में, ठीक है, PHNO ये रहेगा। ठीक है, इसमें PH साइलेंट रहता है और पे मतलब PENH, पे, नोम पे। ठीक है, नोम पे मेरे बच्चों ये जो है इसकी कैपिटल है। मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आप लोग आराम से समझ पाए। नोम पे, ठीक है, नोम पे। ठीक है, नोम पे। कंबोडिया की कैपिटल नोम पे, थाईलैंड की कैपिटल हनोई, लाओस की कैपिटल वियंतियन है, लाओस की कैपिटल वियंतियन है, थाईलैंड की वियतनाम की कैपिटल हनोई और कंबोडिया की कैपिटल नोम पे। ठीक है, अब आता है वो देश जो सबको प्यारा है, मतलब जिसका नाम सुनते ही चेहरे पे चमक, मन की भावनाएं जो है उड़ने लगती हैं। वो कौन सा देश है मेरे बच्चों? तो वो सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा लूं, नेक्स्ट ऊपर लिखेंगे इस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कंट्री है, जो हर एक, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनका एक सपना होता है कि एक बार जरूर जाएंगे इस देश में घूमने। क्या है ऐसा? लोग बहुत नाम लेते हैं। ठीक है, बैंकॉक। ठीक है, तो एक बार सपना होता है, तो वही सपने को हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। क्या है वो? तो वो है मेरे बच्चों, क्या है बताओ? थाईलैंड। शब्द खींच के भी बोलते हैं थाईलैंड, थाईलैंड, है ना? तो क्या है वो? थाईलैंड। कैसे लिखेंगे? ऐसे, थाईलैंड। भैया नाम सुन के ना मन के पुलावी जो ख्याल होते हैं ना, वो सब बनने लगते हैं इसमें। तो ये क्या है? इसकी जो कैपिटल है वो है मेरे बच्चों, वो है, क्या है? नाम सुना होगा, बैंक में कॉक, बैंकॉक, बैंकॉक। क्या है? तो बैंकॉक, बैंकॉक हिंदी में ऐसे, बैंकॉक। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसकी जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। जी होगा, सो एक सेकंड सॉरी, बैंकॉक होगा, बैंकॉक। ठीक है, ये होगा बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक। तो थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। ठीक है, बैंकॉक है, इस चीज को याद रखिएगा। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। ठीक, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है म्यांमार, वो है म्यांमार। म्यांमार होता है। ठीक है, म्यांमार होता है, हम लोग म्यांमार पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो ये होता है जो म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, यहां पर एक शब्द और लिखिएगा, एक सेकंड, म्यान, MAYAN होता है। ठीक है, म्यांमार, MAYAN, म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? आप सभी जानते होंगे। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। क्या है? नेपिडो। मैं इसको देखो, आपने
एड सुना होगा, एक ऐड आता है, रैपिडो सबसे तेज सबसे फास्ट, रैपिडो सबसे तेज सबसे फास्ट, वो जो नहीं रैपिडो बाइक वाला रैपिडो, वही उस एडवर्टाइज आता है सबसे तेज सबसे फास्ट, वो जाम में भी करके निकाल लेता है, वही वाला है। ठीक है, तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो रैपिडो याद कर लीजिए, नेपिडो ना याद हो तो रैपिडो याद कर लीजिए, नेपिडो ना याद हो तो रैपिडो याद कर लीजिए, मगर लिख लीजिए नेपिडो, लिख लीजिए नेपिडो और याद कर लीजिए रैपिडो। रैपिडो क्या है, वही बाइक वाला हु, ठीक है, सबसे तेज सबसे फास्ट। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, वो है इसकी कैपिटल मेरे बच्चों नेपिडो। ठीक है, नेपिडो। यार एक कोई गिरी जाता है, सॉरी, तीन पेन चलाने पड़ते हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा क्या होता है, फंस जाता है एक दूसरे में। तो ये नेपिडो NAYPYIDAW, तो ये नेपिडो याद रखना है तो रैपिडो लिख लीजिए, रैपिडो याद लीजिए। म्यांमार की कैपिटल है मैं रैपिडो, मैं मतलब फास्ट, देखो रैपिडो मतलब फास्ट होता है, फास्ट, तो मैं फास्ट यानी मैं फास्ट यानी म्यांमार की ये क्या है, नेपिडो या रैपिडो। ठीक है, आप ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे बना के लिख लीजिए, ऐसे आप लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा रैपिडो RAPID है ना, ऐसे ही तो होता शायद, रैपिडो जो भी हो आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, ट्रिक रहेगी ये, तो नेपिडो और रैपिडो में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेपिडो और रैपिडो में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे बच्चों, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने कितने कंट्री पढ़ लिए, हमने 5 कंट्री पढ़ ली और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री पढ़ ली है। हमें एक चीज को याद हो गए, हमें लोकेशंस भी याद हो गए कि जो लाओस की अगर हम बात करेंगे ईस्ट में, यानी हम अगर लाओस को सेंटर बनाया हमने और लाओस के सेंटर बनाकर हमने कहा कि लाओस के अगर हम ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखेंगे तो हमें कौन सा देश मिलेगा, वियतनाम, और वियतनाम की कैपिटल क्या है, वो हनोई। फिर उसके बाद अगर हम लाओस के साउथ में जाएंगे तो हमें एक देश मिलेगा कंबोडिया, कंबोडिया कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, तो नोम पे, क्या है कैपिटल, नोम पे। फिर इसके बाद अगर हम इसके साउथ वेस्ट में देखेंगे, यानी जो लाओस है उसके साउथ दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो हमें एक देश मिलेगा जिसका नाम है थाईलैंड, जिसकी कैपिटल है बैंकॉक। फिर इसके बाद हमने म्यांमार को देखा जो लाओस के वेस्ट में है और उस कंट्री का क्या नाम है, उस कंट्री का म्यांमार नाम है, और कंट्री में कौन सी कैपिटल है, तो कैपिटल है नेपिडो या रैपिडो। याद करने के लिए आप रैपिडो याद कर लीजिए, वैसे तो आपको नेपिडो ही रहेगा, आप ट्रिक कर ले जाएंगे, क्योंकि आप देखो टिक कर ली है हमने, समझ में आ जाएगा हमें, तो नेपिडो या रैपिडो। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो हमने 5 कंट्री पढ़ ली और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम समझ भी गए कि कौन कहां पर है। सबसे मेन चीज होती है लोकेशंस, हमारे दिमाग में लोकेशन छपनी चाहिए, उसी रीजन से मैं यहाँ पे मैप बनाया, मैंने आपको 2-3 बार रिवीजन करा दिया, 4-5 बार 6 बार बोल दिया, आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, ये तरीका होता है पढ़ने का पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और अब जो नेक्स्ट कंट्री पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं एक चीज आपको यहां पे थोड़ा सा रुक के बताता हूं कि यहां पर जितने भी हमने 5 कंट्री पढ़े उनमें से क्या बन सकता है क्वेश्चंस, ये आप ध्यान में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको जितने भी हमने कंट्री पढ़े हैं इनमें सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि इनकी जो कैपिटल है उनको बताइए, तो आप कैपिटल आराम से बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है जो हमने लाओस को सेंटर बनाया है, तो लाओस की कैपिटल पूछेगा वो बता लेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये है कि पूछेगा निम्नलिखित में से इन 5, आपको ये 4 देश दे देगा। ठीक है, 4 देश दे देगा, यही 5 में से कोई 4 देगा, और उसमें लाओस तो जरूर ही रहेगा, और आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड लॉक कंट्री है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आपको मान लो दे देगा, जैसे आपको दे देगा थाईलैंड के बाद आपको कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, और आपको दे दे साथ में लाओस, 5 देश दे दे मान लो ये, तो आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, या आपको तो आप आराम से लाओस बताएंगे, लेकिन आपको मान लो वो थोड़ा सा आपको टफ करना है उसको क्वेश्चन, तो वो कहेगा 5, ये 4 देश दे देगा, इनमें 5 में से कोई 4 दे देगा, और उसमें एक लाओस रहेगा ही रहेगा, 3 कोई और दे देगा इन्हीं में से, और कहेगा निम्नलिखित में से कौन से देश लैंडलॉक नहीं है, तो आपको बताना होगा लाओस को छोड़कर सारे देश जो है वो लैंडलॉक नहीं है। ये आपको क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ये जो म्यांमार है भारत से सीमा साझा करता है कि नहीं करता है, तो भैया करता है, ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन देशों से अपना बॉर्डर टच करता है, तो भारत से भी म्यांमार बॉर्डर टच करता है, लेकिन भारत से थाईलैंड बॉर्डर टच नहीं करता। क्यों? क्योंकि थाईलैंड के बीच म्यांमार के भी थाईलैंड और भारत के बीच में म्यांमार आ गया,
तो ये आपको याद रखना है। म्यांमार मध्य में आ गया, म्यांमार मध्य में आ गया किसके, थाईलैंड और भारत के बीच में। तो भारत थाईलैंड से बॉर्डर टच नहीं करता, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और म्यांमार से चाइना भी बॉर्डर टच कर रहा है, और ठीक है। तो इतनी चीजें, ये क्वेश्चंस बनने के चांसेस है और मैंने ये आपको बता दिए, ठीक है। अभी हम लोग पॉलिटिकल डायमेंशंस में यहां पर इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे। जब इसका फिजिकल डायमेंशंस देखेंगे तो यहां पर और क्या क्वेश्चंस बनेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट कंट्री की ओर मूव करते हैं और वो कंट्री है जापान। जापान बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं इसके बारे में एकदम समझ लीजिए, इसका हम पोस्टमार्टम करने वाला हूं जापान का। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन बनेगा, आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, सब आए, सब क्वेश्चंस आज सबका पोस्टमार्टम होगा जापान में, और बहुत इंपॉर्टेंट है देश जापान। आप पहले देख लीजिए, यहां पर आप अपने एटलस में देख लीजिए, यहां पर आपको मिलेगा, और ये यहां पर मैं आपको बना दूं, यहां पर है। लेकिन मैं आपको बनाने से पहले मैं आपको एक चीज, ठीक है, चलो हम लोग पहले लिख लेते हैं कुछ थोड़ा सा, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको, ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे जापान की, और जापान के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं बच्चों मेरे। मैं कह रहा हूं इतना डिटेल से आपको कोई, मैं ये मिटा दूंगा, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, क्योंकि नीड क्या है कि आप लोग के पास, आप समझ ही गए यहां पर है, और आप समझ गए कि जापान यहां पर है, तो हमें जापान अलग से बनाकर मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, इसमें एक एक चीज ड्रॉ करेंगे जापान में हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं इसी वजह से। चलिए ध्यान में रखिए, बस खाली थोड़ा सा आप लोग क्लास करते रहिए रेगुलर, आपको बहुत फायदा होने वाला है, और आपको हर क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो कंट्री की ओर मूव कर रहे हैं वो है जापान, ठीक। चलिए तो हम जो नेक्स्ट कंट्री है वो है हमारा जापान। सबसे पहले हम इसके बारे में दो चार चीजें मैं आपको लिखा देता हूं, फिर मैं आपको इसको, आज मैं इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल सब बताऊंगा आपको मुझे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट देश है। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों जापान। जापान, ये है मेरा जापान, ये मेरा नहीं जापान है, हम कह सकते हैं कि जापान है एक वर्ल्ड में, ठीक है। हमारा तो दोस्तों इंडिया है, ठीक है। ये जापान, सबसे पहले हम इसके बारे में एक बात जानते हैं बच्चों मेरे, कि ये जो जापान है ये है कहां पर एग्जैक्टली, ये नहीं सॉरी, इसकी कैपिटल क्या है, लोकेशन क्या है, मैं दिखा चुका हूं, लेकिन मैं अभी आपको डायग्राम भी बनाऊंगा इसका। लेकिन अभी ये जानिए कि इसकी जो कैपिटल वो क्या है। कैपिटल बच्चों हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और सभी लोग जानते होंगे कि इसकी कैपिटल बहुत ईजी है, और ये कहीं ना कहीं नाम में आती रहती है, कोई ना कोई समिट होता रहता है साल में, कोई ना कोई एक दो समिट जहां पर होता ही होता है, तो इसलिए से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कैपिटल जो है वो है टोक्यो, टोक्यो, टोकरी, टोक्यो, टोक्यो, ठीक है। टोक्यो कैसे हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी मेरे बच्चों इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये और एक चीज और जान लीजिए, ये जो जापान है बच्चों ना, ये जापान मेनली 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बना, यानी 4 बड़े द्वीपों को मिला दिया जाए इस, है ना, यानी ये द्वीप समूह, ये कई द्वीप, ये छोटे छोटे द्वीपों या कुछ बड़े बड़े द्वीपों का एक देश है। तो इसमें मेनली 4 बड़े द्वीप हैं, हम लोग 4 बड़े द्वीप को पढ़ेंगे, और छोटे द्वीप भी हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन 4 मेनली बहुत बड़े द्वीप हैं जिनको मिलाकर क्या बोला जाता है, जापान। तो जापान में 4 कौन कौन से बड़े द्वीप हैं, हम पहले उनको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको यहां पर डायग्राम बना के दिखाऊंगा, और उन जो द्वीप है, उन द्वीप में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस भी हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमने कैपिटल देखी, और ये दोस्तों क्या है 4, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, जापान के जो आइलैंड है 4 बड़े बड़े, इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन एक बार आया था, यानी क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो लिखा रहा हूं वही उनका क्रम भी रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका आइलैंड है मेरे बच्चों वो है होकाइडो। क्या है, इसको हिंदी में लिखने का प्रयास करिएगा, सॉरी इंग्लिश में लिखिएगा बस, ठीक है। तो होकाइडो, HOAAIDO, होकाइडो। क्या है बच्चों मेरे, होकाइडो, ठीक है। होकाइडो आइलैंड क्या है बच्चों मेरे, तो इसका पहला जो नाम है उसका नाम है होकाइडो आइलैंड। फर्स्ट जो आइलैंड है वो है होकाइडो आइलैंड, और जो सेकंड आइलैंड है वो है होकाइडो के बाद होन्शू, होन्शू, होन्शू आइलैंड, ठीक मेरे बच्चों। होन्शू आइलैंड के बाद इसका नाम है थर्ड जो है शिकोकू, शिकोकू आइलैंड। एक एक शब्द को जानेंगे, एक एक आइलैंड को जानेंगे, लेकिन अभी पहले लिख लीजिए चारों के बारे में। शिकोकू के बाद जो नेक्स्ट आइलैंड है वो है क्यूशू, क्यूशू, क्यूशू आइलैंड, ठीक मेरे बच्चों।
मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको भी नहीं लिखना है, आपको भी हिंदी में नहीं लिखना है। आपको यहां पर भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इंग्लिश वाला टर्मिनोलॉजी देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है बच्चों मेरे, मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आपको जानना है कि जो ये देश मैंने लिखे हुए हैं ना, ये जो 1 2 3 4 करके मैंने लिखे हैं, यही इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम भी है। तो आप पहले तो इनके आगे एक चीज ये लिखेंगे, ये जो जापान की जितने भी कंट्री हैं, ये सॉरी जितने भी जो मैंने ये आइलैंड अभी लिखे हैं, यही इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम है। नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, यानी ये इनका नॉर्थ से साउथ का ही क्रम है। और मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मैं जब भी आपको कभी भी 4 से 5 चीजें लगातार लिखाऊंगा तो उसमें से 2 क्रम फॉलो करके मैं लिखाऊंगा आपको। या तो वो नॉर्थ से साउथ का क्रम होगा, या तो वो पश्चिम से पूरब का क्रम होगा, यानी वेस्ट से ईस्ट का क्रम होगा, या तो उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। तो ये जो है ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है इनका, किनका? इन आइलैंड का। याद कैसे रखेंगे इनको? तो मैं आपको बता दूं, होकाइडो सबसे बड़ा है, ठीक है, ऊपर है, फिर होन्शु एच, ठीक है, और एस और फिर के। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। होकाइडो बड़ा है तो आपको पहले ऊपर रखना है, होन्शु उससे छोटा, एच वाले पहले जो एच वाले शब्द हैं वो दोनों ऊपर रखने, और दोनों में जो सबसे बड़ा है, जो सब अक्षर में स्पेलिंग में बड़ा है, होकाइडो उसको ऊपर रखना है। फिर उसके बाद उससे छोटा एच वाला, फिर एस वाला, फिर के वाला आना चाहिए, क्यूशु, ठीक है, क्यूशु और शिकोकू, ये चारों का इनका क्रम है, ये चारों का नॉर्थ से साउथ का क्रम हो गया। अब हम लोग इसको डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, डायग्राम बना के देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है बच्चों इनका आपको कुछ इस तरीके से ये आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक मेरे बच्चों, देखो मैंने क्रम वैसे ही बनाया है कि अभी इसको समझे। ये जो आइलैंड है ऊपर, ये जो ऊपर आइलैंड है, ये इसका नाम है होकाइडो, ठीक है। ये जो आइलैंड है वो है होन्शु, क्या है ये होन्शु, ठीक है मेरे बच्चों। और ये जो आइलैंड है इसका नाम है शिकोकू, शिकोकू। और ये इसका जो नाम है वो है क्यूशु, क्यूशु। ये चारों आइलैंड पहले आप इसको अपने मैप में बनाएंगे, अपने कॉपी में बनाएंगे। मैं जो बना रहा हूं आपको बनाते चलना है एक एक चीज को, ठीक है। ये पहले आइलैंड जो है, इन चारों आइलैंड को पहले आप अपने कॉपी में बनाएंगे, फिर मैं इनके आगे आपको लिखाना शुरू करता हूं। और चीजें अभी बहुत पोस्ट मॉडर्न करना है इनका, एक एक चीज को आराम से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। आप एटलस को अभी साइड में रख दीजिए, एटलस को भूल जाइए, एटलस को कुछ देर के लिए भूल जाइए, और अभी इसको ध्यान में रखिए और इसको आप बनाइए। एक सेकंड के लिए आप पहले बनाइए, या तो आप अगर अभी नहीं बनाना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको बना लीजिएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको फट से 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप बना लीजिए, बनाइए फट से, ठीक है। इसको बना लिया होगा दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा आपको इनकी थोड़ी सी जापान के बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। अब बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है दोस्तों, आप शायद ना जानते उसके बारे में, मैं आपको बताता हूं। क्या था कि जापान जो है 1860 के पहले तक, यानी 1860 तक अगर इसकी बात करें जापान, तो जापान में दोस्तों मध्यकाल का दौर चल रहा था। यानी 1860 तक ये जो देश है ये मध्यकाल की जो परंपराएं, रूढ़िवादी चीजों में जी रहा था। और यहाँ पर बहुत ठीक है, यानी कुछ विशेषताएं मध्यकाल की, ये आप जान लीजिए। अब वहां पर मैं डिटेल करने चलूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मगर ये जान लीजिए 1860 तक जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा आप मेरी। 1860 तक ये जो देश है जापान, ये दोस्तों मध्यकाल में जी रहा था। लेकिन 1860 से लेकर ये दोस्तों और 90 के बीच 30 साल में दोस्तों इसमें इतना ज्यादा परिवर्तन आया, इतना ज्यादा डेवलप कर गया, इतनी जल्दी तेजी से विकास किया इसने कि ये दोस्तों मध्यकाल से डायरेक्ट मात्र 30 साल में ये जाके पहुंच गया आधुनिक काल में। यानी इसने बड़ी इंडस्ट्री चीजों, ठीक है, 90 तक आते आते इसने क्या कर लिया, इसने अपने आप को बहुत डेवलप, वेल मैनर्ड, यानी एक आधुनिक देश की जो विशेषताएं होती उसको उस विशेषताओं से परिपूर्ण कर लिया। और बच्चों मेरे 1902, 3, 4, 5 आते आते ये दोस्तों क्या होगा, एक औद्योगिक देश बन गया। यानी मात्र 50 साल से, मैं आज बात करूं 1860 से लेकर और 1910 के बीच की अगर मैं बात करूं, तो ये दोस्तों एक औद्योगिक देश बन गया। यानी 50 साल में इसने बहुत तेजी से अपने आप प्रोग्रेस किया। देश 1910 तक इसको 5-6 बड़े देशों में गिना जाने लगा, जैसे इंग्लैंड,
जर्मनी, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रसिया और यूके के बाद दोस्तों जापान। जापान दोस्तों जो है इंडस्ट्री के मामले में अगर हम बात करें तो इसने जर्मनी को पछाड़ दिया, इसने जर्मनी को पछाड़ दिया, ठीक है, इसने जापान, फ्रांस को पछाड़ दिया 1910 तक आते आते, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से डेवलप हुआ, बहुत तेजी से विकसित हुआ। ये क्या हुआ, चार बड़े महाशक्तियों में गिना जाने लगा, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, और क्या कहते हैं रसिया है, और क्या है फिर ये हमारा जो इंग्लैंड, जो क्या कहते हैं अमेरिका, यूएसए में दोस्तों ये चार बड़े महापावरों में 5 में उभर कर आ गया। मतलब 50 साल में इतना ज़्यादा इसने प्रोग्रेस किया, अपनी इंडस्ट्री बना ली, अपने को दोस्तों पूरी तरीके से आर्म जो भी पावर्स हैं उनको इकट्ठा किया इसने और अपने को पावरफुल बना लिया, ठीक है। और इसने अपना बाजार तंत्र भी विकसित कर लिया, ठीक। 1900 फिर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आप जानते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में ये शामिल हुआ, वहां पर इसने निर्णायक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों इसने नाक में दम कर दिया, इंग्लैंड वालों के नाक में दम कर दिया, इंग्लैंड वालों के ऊपर एकदम नाक में दम कर दिया इंग्लैंड, और जो क्या कहते हैं रसिया भी इनके साथ चला गया था, इंग्लैंड वालों के साथ में, इनके फ्रांस के एकदम नाक में दम कर दिया। तो लेकिन दोस्तों इसने गलती बस ये कर दी कि ये ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल समझने लगा था। क्या होता है ना, जब मान लो एकदम से हम विकसित हो जाते हैं, हमारे पास एकदम से पैसा ना हो, एकदम से पैसा आ जाता है, हमारे घमंड आ जाता है, तो इसके अंदर एकदम गुरूर छा गया था, एकदम घमंड आ गया था, और इसने क्या कर दिया, उस गलती को उसमें आकर इसने क्या कर दिया, अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक पोर्ट में इसने क्या कर दिया, इसने हमला कर दिया और उसको तबाह कर दिया। और अमेरिका दोस्तों उस समय अगर बात की जाए तो उस समय से ही दोस्तों ये देश में मतलब विश्व में सबसे पावरफुल शक्ति के रूप में उभर चुका था और सबसे पावरफुल शक्ति था। उसी दौरान अमेरिका की जब पर्ल हार्बर पर इसने हमला किया जापान ने, तो फिर क्या हुआ, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में अमेरिका ने इसके दो द्वीपों को दो इलाकों में, 2 शहर में अगर बात करें तो उसने क्या किया, जो एटम बम है या जो न्यूक्लियर पावर है उसका परीक्षण कर दिया, यानी उस पर छोड़ दिया। और उसमें क्या हुआ, कौन कौन से नाम है आप लोग जानते होंगे, शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं, नागासाकी, हिरोशिमा। कौन कौन से, नागासाकी, हिरोशिमा पर क्या किया, अमेरिका ने बम फेंका और वहां पर बहुत विनाशक तबाही हुई। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इतनी तबाही हुई कि वहां की भूमि जो है अभी तक उर्वरक नहीं हो पाई है। दूसरी चीज, वहां पर जो अभी भी जो लोग पैदा होते हैं उन पर उस 1945 के एटम बम की जो प्रभाव है वो आज भी जो वहाँ के पैदा होने वाले बच्चे हैं वहाँ पर उनके प्रभाव को उनके शरीर पे देखा जाता है। कोई ना कोई उनका अंग जो होता है मतलब कह सकते हैं जो विकलांग होता है या किसी से उस तरीके मतलब होता है, उसका प्रभाव उस पर अभी भी देखे जाते हैं वहाँ के पैदा होने वाले बच्चों पर। तो इतना ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 शहर के नाम लिए, कौन कौन से, नागासाकी, हिरोशिमा। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछेगा, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपसे ये पूछेगा कि ये जो नागासाकी जो हिरोशिमा है ये इन चारों आइलैंड में से कहाँ पर है। मेन क्वेश्चन ये है, आपको ये पता हो गया। अब आपने एक बार यूपी पीसीएस ने आपसे ये एक बार पूछ लिया, आप उम्मीद ये मत करिए कि वो आपसे यही पूछेगा, नहीं पूछेगा। अब वो आपसे ये पूछेगा कि इनमें और क्या बन सकता है, इनमें से और क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो नागासाकी या जो हिरोशिमा थे वो इन चारों में से किस द्वीप में है। ये क्वेश्चन से ये पढ़ने का तरीका होता है। इस चीज को हमें ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमें ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं फ्यूचर में, इस पे ध्यान रख के हमें पढ़ाई करनी है और तभी हमारा पेपर में सिलेक्शन होगा। लेकिन हम जो आ रहा है वही पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम वाले आपसे तेज होते हैं। आप जितना सोचते हैं आपसे 10 गुना वो सोचते हैं, तो आप भी उनकी तरह सोचेंगे तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि मैं आप बताने वाला हूं कि इनमें से कौन से द्वीप में जो है हिरोशिमा और नागासाकी था। यह चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक आइलैंड को लिखने वाले हैं। कौन सा आइलैंड है, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, उस आइलैंड का नाम, अब आप यहां पर सिर्फ आइलैंड का नाम डालेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप आइलैंड का नाम डालेंगे। तो आप जिस आइलैंड का मैं नाम डालने वाला हूं वो है होन्शु, ठीक है। और आगे आगे मत भागिएगा, पता चले मैंने बोल दिया नागासाकी तो दोनों आप इसी में लिखना शुरू कर दें, नहीं, नागासाकी, होन्शु आइलैंड। होन्शु आइलैंड में दोस्तों क्या है, 2 प्लेस पढ़ने हैं आपको, 2 प्लेस पढ़ने। इसको अलग से स्टार बना के लिखिएगा ऐसे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि होन्शु आइलैंड में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर दोस्तों आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो सेंडाई, एक सेंडाई प्लेस है यहाँ का, सेंडाई क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और दूसरा यहां पर जो है
ठीक है, उसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा, HE होगा, ठीक है, हिरोशिमा, हिरोशिमा, ठीक है। तो यहां पर जो प्लेस है होन्शु में, कौन सा प्लेस है, तो नागासाकी और हिरोशिमा से जो बम फेंका गया था उसमें से कौन सा प्लेस है, कौन सा शहर है, तो हिरोशिमा किस में है, होन्शु में। कैसे याद रखेंगे, तो H फॉर हिरोशिमा और H फॉर होन्शु, H फॉर होन्शु और H फॉर हिरोशिमा, ठीक है। तो होन्शु में कौन सा है, कौन सा शहर है, तो जिसपे 1945 में क्या किया गया था, बम फेंका गया था, एटॉमिक बम फेंका गया, तो कौन सा शहर है, हिरोशिमा। कहां पर है, होन्शु आइलैंड पे है। ये याद रखिएगा पहली चीज। दूसरा सेंडाई, सेंडाई क्यों इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता दूं, आप जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर सेंडाई फ्रेमवर्क करके एक नाम आपको सुनने को मिलेगा। अब वो किस लिए है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका काम है आप उसको खोजिए। क्यों, अगर मैं बता दूंगा तो आप ढूंढेंगे नहीं, तो आपको एक सेंडाई फ्रेमवर्क करके नाम आएगा, और वो किस लिए इंपॉर्टेंट तो आपको कमेंट करके बताना है, चाहे आप गूगल करके उसको लिखिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पूछा जा सकता है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क आज आपका काम है, इस पर गूगल करिए, कुछ नोट्स बनाइए इसके बारे में और लिखना शुरू करिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिए कि सेंडाई कहां पर है, तो वो होन्शु आइलैंड में है, और वो जापान में, ये तो सबको पता रहता है, जापान में है, ये सबको पता रहता है, लेकिन किस आइलैंड में है, तो वो सेंडाई किस में है, होन्शु आइलैंड में, और हिरोशिमा किस में है, तो होन्शु आइलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, ये तरीका होता है पढ़ने का मेरे बच्चों। क्लियर है इतनी चीजें। देन अब हम बात करेंगे बच्चों, जो इसका दूसरा शहर रह गया, क्या नाम है उसका, नागासाकी। तो नागासाकी किस आइलैंड में है, तो उसके लिए आप लिखेंगे, जो नेक्स्ट आइलैंड है वो है क्यूशू, क्यूशू लिखेंगे, और क्यूशू में लिख लेंगे आगे करके क्यूसी आइलैंड, क्यूशू आइलैंड, ठीक मेरे बच्चों। और क्यूशू आइलैंड करके आगे लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे नागासाकी। क्या लिख लेंगे, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। ये नागासाकी किस में है, तो क्यूशू में है। नागासाकी कहां पर है, तो क्यूशू में है, ठीक है। तो आपको नागासाकी अगर नहीं मिल रहा हो तो आप देखो होन्शु, तो ओ क्या कहते हैं, आपको हिरोशिमा तो दिख जाएगा, हिरोशिमा आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, हिरोशिमा आपको यहां पर ही मिल जाएगा। मैं अलग रेड पेन से लिख दूं, जो शहर है होन्शु में, यहां पर आपको हिरोशिमा मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहीं पर, और यहां पर आपको ऊपर सेंडाई मिल जाएगा, सेंडाई आपको मिल जाएगा यहां पर, यह है सेंडाई, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर यह है दोस्तों हिरोशिमा, ठीक है। जो चीजें मैं लिख रहा हूं मैप में, आपको वो चीजें लिखते चलना है, ठीक है, वो चीजें आपको लिखते चलना है मेरे बच्चों। ये बात हो गई। और जो आपको जो क्या कहते हैं नागासाकी है, वो नागासाकी आपको बच्चों मेरे यहां पर मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे छोटा सा, आपको इधर साइड देखना है, जिधर साउथ क्या कहते हैं वो मिलेगा, दक्षिण कोरिया आपको मिलेगा, उधरी साइड यहां पर देखना है, यहां पर आपको कौन सा मिलेगा, वहां पर आपको नागासाकी मिलेगा, नागासाकी। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 प्लेसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। देखो मैंने कहा कि हम लोग जापान का पोस्टमार्टम करेंगे आज, तो उसका पोस्टमार्टम होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसके पोस्टमार्टम को बनाने से, ठीक है। फटाफट मैप बनाइए, उसको लिखिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए हो गया होगा ना। तो अब मैं इसको मिटा लूं, इतनी चीजें आपको क्लियरली हो गई होगी समझ में, ठीक है, क्लियर समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैं अब आपको एक चीज और इसमें सिखाना चाहता हूं। अभी क्या सिखाना चाहता हूं, तो चलिए पहले आप इतनी चीजें आपने देख ली होगी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है। मैं इसको मिटा लूं, ये मिटा देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है दोस्तों, दो तीन क्वेश्चन हमने देख लिए, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनेगा। देखो अभी जो पीसीएस में पिछली बार 2018 या 19 का क्वेश्चन है, या 20 का समथिंग, मुझे याद नहीं, लेकिन पूछा गया था। अभी उसने पिछली बार पूछा गया था कि नॉर्थ से साउथ का इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए, मगर नेक्स्ट बार आपसे ये पूछ सकता है कि इनका एरिया वाइज क्रम व्यवस्थित, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से इनका जो है क्रम व्यवस्थित कीजिए, कौन बड़ा है, फिर उसके बाद कौन छोटा है, फिर उसके बाद कौन छोटा, फिर सबसे छोटा कौन है। तो चारों में से सबसे बड़ा कौन है, यानी वो बताना पड़ेगा, यानी इनको एरिया वाइज आपसे पूछ सकता है। तो आपको एरिया वाइज करके भी लिखना है, तो आप ऐसे करके लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज आइलैंड, यानी किन की बात हम कर रहे हैं, इन चारों की बात करने जा रहे हैं। एरिया वाइज इन चारों में से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, तो आपको इस चीज को याद रखने के, लेकिन आपको बहुत आसान इसमें मुझे याद कराना। देखो मैं आपको दिखाता हूं, वहां तो आप मत देखिए,
ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक चीज़ गलती किया है, ये जो होकाइडो है ना, इसे थोड़ा छोटा बनाइए, ये थोड़ा सा छोटा बनाइए, ये थोड़ा सा छोटा बनाइए इसको, कि इससे छोटा बनाइए, इससे, ठीक है, इससे छोटा बनाइए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें देखो बहुत आराम से इसको समझ पाएंगे कैसे, जैसे मैंने ये नॉर्थ साउथ का दिखाया था, आपको करना बस कुछ नहीं है, जब भी आपसे एरिया वाइज पूछे तो बस आपको याद करने की एक तरीका मैं बताता हूं। ये जो चारों का क्रम तो आपको याद है, आपको बस याद रखना है कि इसको ऊपर कर देना है, यानी होन्सू की जगह पे होकाडू लिख देना है। तो पहले आपको आ जाएगा होन्सू की जगह, सब सॉरी होकाडू की जगह आपको लिख देना होन्सू, पहले होन्सू आ जाएगा, ठीक है। होन्सू आइलैंड होगा, एरिया वाइज में सबसे बड़ा कौन सा है, तो होन्सू आइलैंड है। फिर सेकंड कौन सा है, फिर आपको होन्सू की जगह पे होकाइडो लिख देना, यानी होकाइडो की जगह पे होन्सू कर देना है, और होन्सू की जगह पे होकाइडो, यानी पलट देना खाली आपको, होकाइडो खाली पलट देना आपको, ठीक है। और यही काम इन दोनों के साथ भी करना है, यही काम इन दोनों के साथ में करना है, क्यूसू को ऊपर कर देंगे और सिको को नीचे कर देंगे, यही काम इन दोनों में भी करना है। आपको क्या करना है, क्यूसू को ऊपर कर देंगे, क्यूसू को ऊपर कर देंगे, क्यूसू आइलैंड, ठीक है। और आप लोग नीचे ही लिखिएगा, मेरा शायद यहां पर दिख रहा है ना, एक सेकंड देख लूं मैं, आपको दिखे तो मैं आपको नीचे लिख दूं, अदरवाइज नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, चौथा आप लोग आप अपने सीरियल में लिख दीजिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, और यहां पर आपको चौथा लिखना है सिकोकू। तो कितना आसान है, देखिए एरिया वाइज भी तैयार हो गया हमारा, हमें जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस करना क्या है कि इन चारों का ये हमको याद रखना है कि होकाइडो सबसे ऊपर रहेगा, फिर होन्सू रहेगा, फिर सिकोकू, फिर क्यूसू। एरिया वाइज में बस करना ये है कि दोनों इधर, इन दोनों को एच को पलट देना है, एच वाला होन्सू वाला ऊपर हो जाएगा, होकाइडो नीचे, और इन दोनों को भी ऊपर नीचे कर देना है। तो बस ये आपका एरिया वाइज निकल आएगा। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, होन्सू आइलैंड है, फिर होकाइडो है, फिर क्यूसू है, और फिर सिकोकू है। वो आप देख भी सकते हैं, होन्सू सबसे बड़ा लग रहा है, फिर होकाइडो है, फिर ये क्यूसू है, और सिकोकू देखो सबसे छोटा है। अब एस जो है देखो, इसमें एक शब्द और याद रख सकते हैं एरिया वाइज में, देखो जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी में एस सबसे बाद में आता है, एरिया वाइज में याद रखिएगा एबीसीडी जो होता है एस इन, जैसे देखो एच के बाद दोस्तों क्या है, HIJK, एच के बाद दोस्तों के आएगा, ठीक है, एस, यानी आप अगर एस को भी पकड़ लेते हैं, अगर आप एस को भी पकड़ लेते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे कि दोस्तों सबसे, ये जो हमको पता हो गया कि एबीसीडी में एस बाद में आता, तो एरिया वाइज में सब एस, जिस कैपिटल से, एस कैपिटल से, जो भी एस वर्ड से जो भी आइलैंड है उसको हम इग्नोर करेंगे, यानी वो सबसे लास्ट में रहना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद हो गया, इतनी चीजें आपने समझ पाए। देखो मैंने क्या बताया, मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं, पोस्टमार्टम हो गया, होगा इसका आज, होगा, होके रहेगा इसका, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने एरिया वाइज भी लिख लिया, एरिया वाइज आइलैंड कौन कौन से हैं तो ये भी आपने लिख लिया, और याद रखना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों मेरे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अभी हमें और भी लिखना है, जापान में ही रहना है अभी। जापान देखो कितने इंपॉर्टेंट है जापान। देखो यहां पर एक आपको आइलैंड पढ़ना है, अब एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है जापान का, इन चारों में नहीं है, वो अलग दिखेगा आपको, वो आपको दिखेगा अलग दोस्तों, और वो कौन सा है, वो है जो अलग से, जो जापान, इसको पॉइंट में लिखिएगा क्योंकि अलग से हम लिखने हैं, इसी में जापान का ही है, वो है ryukyu, ठीक है बच्चों। आइलैंड है कहां पर, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो ryukyu आइलैंड दोस्तों कहां पर है, ये जापान का है कहां पर, देखिए जब आपको देखो शायद पॉलिटिकल वाले मैप में आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा, यानी जहां पर देश के नाम लिखे हैं वहां नहीं, जहां पर उसके उधर वाला पेज पलटेंगे जहां पर फिजिकल वाला पॉट, उसमें दिखेंगे तो आपको यहां पर ryukyu आइलैंड दिख जाएगा, यहां पर आपको अलग से ryukyu आइलैंड बना लेना है, ryukyu आइलैंड ये लिख लेना है, ठीक है, अलग से लिख लेना है, ये अलग से है इसका, ठीक है, इसका टेरिटोरियल बॉडी कह सकते हैं या इस पर प्रभुत्व है इसका, ये कह सकते हैं ryukyu आइलैंड। तो ये आपको बना लेना है, बहुत चीजें देखो मैप बनाते हुए चलना है, क्योंकि हर चीजें आपको मैप से, एटलस से सीख पाएंगे नहीं, जब ये ऐसे रहेगा तो आप आराम से इसको जब कॉपी खोलेंगे तो आपको याद दिख जाएगा तुरंत कि ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ryukyu आइलैंड है, यहाँ पर एक दोस्तों एक चीज और मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा आज आपको, ठीक है, जो शब्द होता है, एक यहाँ पर आपको एक और क्या मिलेगा, एक आपको इजू आर्कीपिलागो मिलेगा, इजू आर्कीपिलागो, इजू आर्कीपिलागो। सबसे पहले आप बस
ध्यान में ये रखिए कि इजू आर्किपेलागो अगर कभी भी आता तो याद रखें कि वो जापान में है, इजू जापान में है आर्किपेलागो। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे कोई पुराना बच्चा जो भी वीडियो देखेगा आज, वो मुझे एक चीज ये बताएगा कि मैंने आपको डेहलक आर्किपेलागो कहां पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया डेहलक आर्किपेलागो। आपको मैंने, जब मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको डेहलक आर्किपेलागो पढ़ाया था। और कहां पढ़ाया था? रेड सी में मुझे। और देश कौन सा पढ़ाया था? इरिट्रिया। मैंने बताया था कि इरिट्रिया का एक आइलैंड है, एक इजू कहां का है? डेहलक आर्किपेलागो है, जो कहां पर है? रेड सी में। और ये कहां पर है? ये जो आर्किपेलागो है ये पैसिफिक ओशियन में है। ये याद, सॉरी, ये इजू जो आर्किपेलागो है ये कहां पर? पैसिफिक ओशियन में। ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये जापान का है। तीसरी चीज, आर्किपेलागो मतलब क्या होता है? आपने ये शब्द नहीं सुना होगा पहली बार। तो आर्किपेलागो मतलब दोस्तों क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। लिखेंगे, लिख लेंगे इसके नीचे ऐसे करके, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी जो द्वीप होते हैं उन द्वीपों का समूह को दोस्तों क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो शब्द से उनको डिनोट किया जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो। कुछ नहीं है, जो आइलैंडों का, जो द्वीपों का समूह होता है उसी को आर्किपेलागो बोला जाता है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब आर्किपेलागो होता है। और ये जो आर्किपेलागो, अभी तक मैंने देखो 4 कॉन्टिनेंट में पीछे पढ़ा चुका हूं। कौन कौन सा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट, और अब ये 5वां कॉन्टिनेंट एशिया पढ़ा हूं। उसमें से मैंने मात्र अभी तक 2 आर्किपेलागो पढ़ा है। पहला मैंने आपको पढ़ाया डेहलक आर्किपेलागो जो रेड सी में है, और किसका पार्ट है? तो वो इरिट्रिया नामक देश का पार्ट है। और यहां पर मैं दूसरा पढ़ा रहा हूं इजी आर्किपेलागो, जो कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में है। किस देश का पार्ट है? तो जापान का पार्ट है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। दोनों दे देगा, आपसे कहेगा मिला के बताइए इनको, तो आप आराम से, इजू जेड फॉर जापान, जे जापान, इजू जापान, ठीक है, तो याद रख पाएंगे आप आराम से। और पैसिफिक ओशियन में ये चीज भाई याद में रख पाएंगे इसको। ठीक मेरे बच्चों, तो इतनी चीजें आपको याद हो गई, इतनी चीजें ध्यान में आ गई कि नहीं? पहली बात तो ये है दोस्तों जापान के बारे में क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने सारा इसका पोस्टमार्टम खोल के कर दिया। अब आप आराम से, आपसे कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में पूछेगा इन्हीं दायरे के अंदर रहकर पूछेगा, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछा गया आइलैंड में। अभी तक आपसे ना तो हिरोशिमा नागासाकी के बारे में पूछा गया किस आइलैंड में, ये भी नहीं पूछा गया। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हर कोई नहीं पढ़ता इनके बारे में, लिख लेंगे मगर पढ़ेंगे नहीं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये चीजें आपको बना के रखनी है, ठीक है, इस चीज को बना के रखनी है आपको, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक, तो बच्चों उम्मीद है कि मजा आया होगा पढ़ने में, मजा आया ना पढ़ने में। तो अगर देखो वीडियो, अगर देखो मजा आया पढ़ने में और अच्छी लगी वीडियो अगर, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी क्लास। दूसरी चीज, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि डेली 1 बजे आपको एक वीडियो मेरी मिलेगी यूट्यूब पर। मैं आपको बताया, मैंने कल भी कहा था कि 1 बजे आपको कहीं नहीं जाना, 1 बजे आपको वीडियो मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन, वो क्या कहते हैं, जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जहां पर ऑल नोटिफिकेशन लिखा होता है उसको टच करें, क्योंकि जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन वाला नहीं लगाएंगे तब तक, अगर मान लो आपने जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, तो अगर जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास, मैं अगर कोई वीडियो अपने चैनल पर डालता भी तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन आने के लिए क्या रहेगा? आपको ऑल नोटिफिकेशन पर लगाना होगा। तो जब आप लाल नोटिफिकेशन लगाएंगे तो आपको डेली एक क्लास मेरी 1 बजे, आपको कुछ नहीं करना है, टाइम देखना 1 बज गया तो सर की क्लास आ गई, चलिए हम क्लास देख लेते हैं। आपको डेली 1 बजे एक क्लास मिलेगी, ठीक है। तो और वो ज्योग्राफी भी चल रही है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड डेली एक क्लास आपको, और कंटिन्यू यही हम लोग क्रम रहेगा हमारा, हम लोग पढ़ते रहेंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों कि हमने इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज कंप्लीट करा दी है पूरी। मैंने 81 क्लास ली है और बहुत डिटेल से, बहुत आराम से मैंने यूपीएससी प्री कम मेंस का मैंने आपको कराया है। उसमें मेंस के मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। ठीक, तो मैंने वो भी करा दिया है। तो जो भी बच्चे हैं करना चाहते हैं, और उनको करना चाहिए, मैं तो कहता हूं एक बार आपको देखना चाहिए मेरी क्लास, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको मजा आएगा पढ़ के। मैं जैसे यहां पर पढ़ा रहा हूं, हर एक डायग्राम, हर चीज लिख के वहां पे मैंने पढ़ा है, नोट्स मैंने बनवाए हैं, खुद से नोट्स बनवाए हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सिर्फ जैसा मैं कहूंगा वहां पर वैसा करते चलना है बस आपको, ठीक है। तो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इंडियन ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट तो मैंने बना दी थी, उसकी पहले भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। और मैं इसकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो पिछले कॉन्टिनेंट की, यानी 4 कॉन्टिनेंट जो हो चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उसकी भी मैं आपको वीडियो की जो प्लेलिस्ट की लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा बच्चों कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ,
सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों को, जो भी आपके जहां भी जानने वाले, वहां तक दोस्तों इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं और लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो इसी वजह से लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करते रहा करें। ग्रुप्स हैं जो भी आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, और भी जो भी आपके रिश्तेदार, जहां पर भी जो भी लोग पढ़ने वाले आपको जो भी मिले, एक बार उनसे जरूर कहें कि एक बार देखें। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग, क्योंकि आप ही लोग हैं, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। मेरा तो काम है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना, अच्छी चीज़ें पढ़ाना, बस आपका काम है शेयर करते रहना। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, आप लोग के ही सपोर्ट से मैं हूं जो बन पाऊंगा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए और जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।